ऐसे समय में जब पूरे देश में लॉकडाउन है और अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर घर वापस लौटने के लिए परेशान हैं, कोई पैदल ही घर पहुंचने की कोशिश में है तो कोई किसी अन्य तरीके को निकाल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संकट मोचक की तरह सामने आई है। लॉकडाउन में कोटा में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी में जुट गई है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। पहले हरियाणा से मजदूरों की वापसी सुनिश्चित की गई। करीब 50,000 मजदूरों को हरियाणा से वापस लाया गया। अब मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों को लाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मजदूरों की घर वापसी की कवायद में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाए, और न सिर्फ पूरा ध्यान रखा जाए बल्कि उनके प्रदेश वापसी पर अलग अलग जिलों में नए क्वारंटीन सेंटर भी तैयार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन क्वारंटीन सेंटर्स में करीब 6 लाख लोगों को रखने की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर कहें तो योगी सरकार मजदूरों को राहत देने के लिए, उन्हें घर वापस लाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले सुनिए सरकार मजदूरों से अपील क्या कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि अन्य राज्यों में जो हमारे प्रवासी कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो उन्होंने अपील की है कि पैदल यात्रा न करें। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, हर प्रवासी श्रमिक को, हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है। और हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक तस्वीर और भी दिखाते हैं जो थोड़ी सी चिंताजनक भी है। कई मजदूर ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि योगी सरकार उन्हें लाने की कोशिश में जुटी है। वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि घर वापसी के लिए किस अधिकारी से या किससे संपर्क किया जाए। तो आज हम ये जानकारी देते रहेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है और कहां पर संपर्क करना है, लेकिन फिर भी ये तस्वीर चिंताजनक है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि ये जो मजदूर ऐसे हैं जो पैदल निकल रहे हैं, इनको पैदल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द से जल्द इनकी घर वापसी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ा हुआ है और उन सभी मेहमानों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ इस वक्त अशोक कटारिया साहब जुड़े हुए हैं, परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है कटारिया जी आपका। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं आप। प्रताप चंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं आप इंटक के। और संदीप मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले अशोक कटारिया जी, प्रश्न आपसे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ही इस वक्त सबसे ज्यादा है, खास तौर से मजदूरों को घर लाने में। कैसी तैयारियां अब तक जो काम हुआ है उसको देखते हुए आगे जो मजदूर आप ला रहे हैं घर पे, जैसे अभी मध्य प्रदेश के मजदूर लाए जा रहे हैं, झांसी और प्रयागराज 2 सेंटर्स हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कहेंगे आप उन मजदूरों को जो अभी भी दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के संवेदनशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत समय पहले ही ये तय किया कि जब वो दिल्ली के बॉर्डर पे, यानी हमारे गाजियाबाद के बॉर्डर पे तमाम हमारे श्रमिक और कामगार इकट्ठे हुए तो उन्होंने उनको उत्तर प्रदेश में लाने का सुनिश्चय किया और तब से ये कोशिश जारी है, उनको सबको पहुंचाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आए हुए कामगारों के पश्चात कोटा से विद्यार्थियों की मांग आई और कोटा से विद्यार्थियों को सकुशल और सावधानी पूर्वक उनको लाया गया। उसके बाद फिर हरियाणा से कामगारों को लाया गया, श्रमिकों को यहाँ उत्तर प्रदेश लाया गया। हरियाणा की बसें उनको बॉर्डर तक लेकर आई और शामली में, बागपत में और बुलंदशहर में हमने अपने नोडल सेंटर बनाए थे मथुरा में, और उसके माध्यम से फिर समूचे उत्तर प्रदेश में उनको पहुंचाया गया। ऐसी ही कुशलता के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो विद्यार्थी नौजवान वहां पढ़ रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पहुंचाया जा रहा है। अन्य जनपदों में, अनेक जनपदों में वो पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं,
लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं मंत्री जी की बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो पैदल ही अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। उन्हें संभवतः जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रहे, या जो अधिकारी हैं उनके नंबर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत से लोग अभी भी पैदल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको संदेश दिया है, आह्वान किया है कि वो ऐसे नहीं निकले, उनको सबको लाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत अत्यधिक संवेदनशील हैं और वो उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक को, एक एक छात्र को, एक एक विद्यार्थी को, बालक बालिकाओं को, वो जहां भी रहते हैं, जहां भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और या वो कहीं श्रमिक हैं, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उत्तर प्रदेश में लाने के लिए वो निर्देशित कर चुके हैं। हमारा विभाग उस पर प्राण प्रण से जुटा है, डटा है और लगा है, और लगातार लोग आ रहे हैं बड़ी सावधानी के साथ लाए जा रहे हैं। ए.के. जैन साहब, मैं आपका अनुभव भी इसमें जानना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस के पास कई तरह की जिम्मेदारियां रहती हैं, उनमें एक व्यवस्था बनाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे वक्त में जब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाना है, जब सबकी जांच होनी है, सबको क्वारंटीन सेंटर्स में रखना है, एक बड़ी व्यवस्था इसमें लगती है। ऐसे वक्त में पुलिस की जो भूमिका है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जब ये मजदूर बड़ी संख्या में बाहर से आएंगे, सबका थर्मल स्कैनर से चेकिंग होगी। कोई अगर उनमें बीमार हैं तो उसमें डॉक्टर्स की टीम उनका उपचार करेगी। इनको क्वारंटीन कहाँ किया जाएगा, गांव के प्रधान, गांव के आशा वर्कर्स कौन इनके ऊपर निगाह रखेंगे, ये सब एक ये मानवीय दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है जो पहल की गई है जी। ये बहुत सराहनीय है जो मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, पर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। गुजरात से लाए जाएंगे मजदूर। गुजरात में आपको पता है इस समय कोरोना का काफ़ी कहर है। जो एल स्ट्रेन वहाँ पे बताया गया है, एल स्ट्रेन वहाँ पे जो वुहान में था, वो गुजरात में पेशेंट्स में पाया गया है, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो उनकी बहुत चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर गांव-गांव ये बीमारी फैल गई, अगर गांव-गांव ये लोग पहुंच गए और वहाँ पर ये बीमारी फैल गई, तो फिर इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। 25 मजदूर 26 से एक गाड़ी में करीब लाए जा रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए कि करीब 4000 चक्कर लगेंगे, 4000 गाड़ियों की व्यवस्था होगी, तब 1 लाख आ पाएंगे। इस समय गनीमत है कि बसेस इस समय नहीं चल रही हैं यूपी रोडवेज की, और प्राइवेट बसेस जो अनुबंधित हैं, इसलिए ये व्यवस्था हो पा रही है। पर इसके पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि कहाँ कहाँ इनको ले जाया जा रहा है। इनकी पूरी सूचियाँ बनेंगी, थाना स्तर पे बनेगी, विलेज स्तर पर बनेगी, ग्राम चौकीदारों को इसमें लगाया जाएगा। पूरी मशीनरी प्रदेश की लगेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको समीक्षा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हर विभाग अपने अपने स्तर से पूरा कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगा। यह है बहुत बड़ा काम जी। देखिए, लाखों तो निकल चुके हैं, लाखों तो निकल गए हैं पैदल, रेल लाइनों के सहारे, किन्हीं और माध्यमों से, पर अभी भी बहुत बड़ी संख्या में बचे हैं। और मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने ये उचित समझा होगा कि जो ये सूरत में और जगह नौकरी कर रहे थे, शायद उन फैक्ट्रीज को अभी बंद रखने का ही निर्णय लिया गया होगा। वरना इसका एक विकल्प ये भी हो सकता था कि उन फैक्ट्रीज को 50% स्ट्रेंथ पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखकर, पर्सनल हाइजीन को ध्यान रखकर उनको चलाने की अनुमति दी जाती, जिससे कि इनको वहीं पे रोजगार मिल जाता और इनको वहां से यहाँ ना आना पड़ता। पर ठीक है, जो एक निर्णय है मानवीय दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सारी एजेंसीज के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि लगातार इनकी समीक्षा होती रहे कि इनमें से कोई बीमार तो नहीं है, या इनमें से कोई बीमार पड़ा तो नहीं है। पड़े तो उसको तत्काल क्वारंटीन करना होगा और तत्काल उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी। बिल्कुल। हीरा सिंह बिष्ट जी, ये वो मजदूर हैं जो सम्मान के पात्र हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की अपील को सुना है। ये बेसब्र नहीं हुए और उस भीड़ का हिस्सा भी नहीं बने जो हमने दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर देखी थी। इन्होंने सब्र किया और पूरे ये समझिए कि लगभग 40 दिन ये अपनी अपनी जगह पर जहां थे वहीं पर रहे हैं। आपको लगता है कि इनके लिए जो इस वक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं
वो अच्छी व्यवस्थाएं हैं और ये होनी ही चाहिए? नहीं, ये व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत देर में ली, जब यूपी दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की संख्या में श्रमिक इकट्ठे हुए, 200 किलोमीटर पैदल चल चल कर कानपुर, बदायूं, गोरखपुर कहाँ गए। मतलब उत्तर प्रदेश की स्थिति और मजदूरों की स्थिति पूरे देश के सामने एक आईने की तरह से बहुत ही दुखद अध्याय रहा। उसके बाद सरकार चेती जी, उसके बाद सरकार ने इनको बसों से लाना कोई एक उपाय है, ठीक है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, लेकिन उसके बाद उनके भविष्य का क्या है? उन सरकारों से बातचीत करके उनके वहाँ रहने की, खाने की, कारखाने आंशिक चलाने की जो बात आप अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे, उस दिशा में क्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में आकर क्या इनको रोजगार मिल जाएगा? सरकार ने इनके परिवार को चलाने की क्या व्यवस्था की? क्या उनके आर्थिक संसाधन या आर्थिक सुरक्षा कवच किसानों को और मजदूरों को सरकार देगी? केवल लाना ही अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो गुजरात में जैसा बीमारी बुरी तरह से फैल रही है, गुजरात की बीमारी तो खैर पूरे देश में फैल रही है, तो वो जो फैल रही है उसमें क्वारंटाइन करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रतिशत बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में फिर भी परसेंटेज बढ़ रहा है, जो नहीं होना चाहिए इतनी प्रिकॉशन के बाद भी, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग मशीनें नहीं है, हमारे पास जो सुविधाएं वो नहीं है। ये तो एक प्रिकॉशन है डिस्टेंस का, लॉकडाउन का, ये ठीक है, लेकिन उन मजदूरों का उत्तर प्रदेश में हजारों की लाखों की संख्या में आएंगे, पूरे देश में है, उन बेचारों के भविष्य की रूपरेखा क्या होगी? उनके परिवार को क्या होगा? ये इस तरह की पेंशन मिलेगी? रोजगार के संसाधन हम क्यों नहीं जुटाएंगे? उस दिशा में एक नीति सरकार की नहीं है, न केंद्र सरकार की, न राज्य सरकार की है। ये दोनों सरकारें, चूंकि किसान और मजदूर जो आधार है, प्रताप चंद्र जी, उनकी दोनों की आज उपेक्षा, घोर उपेक्षा हो रही, और हम दुनिया में हंसी के पात्र बन रहे हैं। बड़ी आबादी है मजदूरों की, किसान तो जाहिर है कि अपने घर पे हैं तो खेती कर रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन के नियम थोड़े से शिथिल भी इस खेती के मौसम में किए गए, कटाई के मौसम में किए गए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप चीज़ों को देखते हैं, व्यवस्थाएं बेहतर लग रही हैं, एक आपको लग रहा है कि मजदूरों को तुरंत वापस लाया जाना, जिस वक्त वो भीड़ हो गई वो भी हमने देखा दिल्ली के और गाजियाबाद के बॉर्डर पर, और अब भी देख रहे हैं जब अलग अलग, चाहे वो झांसी का बॉर्डर हो, चाहे प्रयागराज का बॉर्डर हो, या दूसरे जगह से जहां से भी मजदूर लाए जा रहे हैं, एक व्यवस्था बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में और क्या बेहतर किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? जी, मैं दो टुकड़े में इसको बताना चाहता हूं। पहला ये कि केंद्र सरकार ने अपरिपक्व फैसला करके सडनली शटडाउन किया था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। नोटबंदी के तरीके से सडनली रात के 12 बजे से शटडाउन किया। उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि 3-4 दिन वो वेट कर सकते थे और एक अल्टीमेटम दे सकते थे, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने दिया था कि 20 तारीख से उन्होंने भेजना शुरू किया, 27 बसें, 21 ट्रेनों को उन्होंने भेज दिया। ये केंद्र सरकार भी मौका देती तो लोग अपने अपने घरों पे पहुंच जाते, क्योंकि बीमारी में घरों के पास, परिवार के पास होना एक बहुत सुखद अनुभव देता है और उस लड़ाई से लड़ने की ताकत देता है, नंबर 1। नंबर 2, देर से लॉकडाउन किया गया, 15 दिन 20 दिन करीब देरी हो गई, वजह बहुत सारी होंगी। जबकि 7 तारीख को प्रधानमंत्री को मालूम हो गया था कि होली नहीं खेलेंगे क्योंकि कोरोना का बढ़ने का छुआछूत का डर है, लेकिन 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक नहीं लॉक किया गया क्योंकि उसके राजनीतिक कारण थे। अब बात मैं तीसरी करता हूं, जो मजदूर फंसे हैं, निसंदेह पूरे देश में सबसे बेहतर काम योगी सरकार ने किया है और कर रही है, मानवीय दृष्टिकोण से भी, शासनिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी। इस बात के लिए योगी सरकार को साधुवाद देना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में सडनली आए हुए लोगों को हैंडल किया, कोटा से बच्चों को लाना बहुत ही अच्छा और बहुत मानवीय कदम था। तीसरा, जैसे अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से लाने की योजना हो रही है, हरियाणा से आ गए, गुजरात से आने की बात है, पर इसमें एक करेक्शन मैं करना चाहता हूं कि गड़बड़ी क्या हो रही है, ब्यूरोक्रेट इसको हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ों को, पूरे देश के सिनेरियो को और प्रदेश के सिनेरियो को, जबकि एक्सपर्ट को करना चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं वो इसको नहीं कर पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। जबकि आपने अनाउंसमेंट कर दिया गुजरात के मजदूरों को, उनको कैसे पता कि कहां पे जाएंगे नोडल अधिकारी के यहाँ फोन करने? आपको करना यह था कि जितने भी थाना हैं, गुजरात के जितने भी थाने हैं, कहीं भी जाकर के आप अपनी रिपोर्टिंग करिए, उन थाने में 2 सिपाही बैठ करके सारा काम डाटा बना देते।
इससे आसान उपाय हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि जैन साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे कि मैं ये बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आसान काम है थाने पे पहुंचना, तो आप सरलीकरण नहीं करते हैं। जब भुज में हुआ था, भुज में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, कहां है? देश भर की डिजास्टर मैनेजमेंट कंपनी कहां है? जितनी भी कमेटी बनी है वो गायब है। और कौन लोग सामने हैं? ब्यूरोक्रेट जी। तो चला लो भैया, ब्यूरोक्रेट भूगोल इतिहास पढ़ा है, वो वही करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का कहां है एक्सपर्टों का कोई रोल नहीं है, इसलिए मिसमैनेजमेंट है। पर उसके बावजूद योगी सरकार ने बहुत मानवीय कदम उठा करके और बहुत अच्छे से काम किया है, जो और कोई प्रदेश सरकारों ने नहीं किया है। ठीक है संदीप मिश्रा जी, एक कमेंट आपका भी, फिर कटारिया जी के पास चलेंगे। कुछ प्रश्न उनके लिए हैं, लेकिन संदीप मिश्रा जी पहले आपका पक्ष समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? अब मजदूरों को भी वापस लाया जा रहा है और हर प्रदेश के मजदूर वापस आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार की पहल अच्छी पहल है, लेकिन ये पहल लेट क्यों हो रही है? सरकार कोई भी पहल, कोई भी काम कर रही है तो लेट क्यों कर रही है? देर से कर रही है। देर से इसलिए कर रही है, हमको सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करने चाहिए थे, उसको मैंने देर से बंद किया। हमको सबसे पहले डॉक्टर्स के ऊपर जो हमले हो रहे थे उसके लिए पहले कानून बनाना चाहिए, वो भी देर किया। हमें आज 40 दिन बाद, आज 40 दिन पे मजदूरों को उनको घर वापसी का, ये भी देर किया आपने। अब देर किया आपने, और सबसे पहली बात ये चीज कि जो मैनेजमेंट है, सरकार यहाँ पे फेल है। सरकार यहाँ पे पूरी तरह फेल है। सिर्फ समीक्षा बैठक बुला लेने से, सरकार योगी जी के संवेदनशील, अति संवेदनशील हो जाने से एक मामला हल नहीं होगा। इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदारियों के साथ काम करें। अब पब्लिक परेशान है, उसको जाना कहाँ है, किससे संपर्क करे? अगर नोएडा फंसा है तो उसको बनारस जाना है कि चंदौली जाना है कि गाजीपुर जाना है, किससे संपर्क करे, कहाँ जाए कहाँ न जाए, उसको ये भी पता नहीं है। कोई संबंधित अधिकारी से मिले, कौन सा इनका नंबर है उससे मिले, कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी सर्विस नंबर नहीं दिया गया है। अब जनता इसमें परेशान है। सिर्फ इसे सरकार बहुत सक्रिय है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार पूरी तरह से इसमें फेल है। और सरकार अब जो हम AK जैन साहब के बातों से सहमत है। आधे से ज्यादा लोग रेलवे की लाइन और पटरी पकड़ के, रोड पकड़ के अपने अपने घरों तक चले गए। जो लोग बचे हुए हैं वहां पे कल कारखानों को खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उन मजदूरों को वहां पे लगा दिया जाए। अगर उनको आने दिया जा रहा है तो सिर्फ थर्मल स्कैनिंग कर देने से उनको ये नहीं बता दिया जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अभी वाराणसी जिले में JP मेहता से 2 मजदूर भाग गए। आज तक बनारस का प्रशासन उन्हें खोजने में नाकाम है। और अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें जिस क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, उस क्वारंटाइन सेंटर को एकदम बढ़िया से बढ़िया रखा जाए, उसको पूरी संवेदनशील चारों तरफ से घेर के रखा जाए। किस तरीके से भाग जा रहे हैं, 2 मजदूर भाग गए। अब वो 2 मजदूर कोरोना पॉजिटिव है कि क्या है पता नहीं। अभी पंजाब की सरकार ने मजदूरों को लाए, वहां पे पूरी मजदूरों में से 45 पॉजिटिव पाए गए। अगर वो आ रहे तो उनका तो भविष्य खराब ही हो रहा है, उनके परिवार का भी भविष्य खराब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की सरकार सिर्फ शराब ठेकेदारों को, शराब जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनके लिए पैरवी करने के लिए लगी है। आज 40 दिन हो गए लॉकडाउन किए हुए। आज बनारस की प्रशासन, उत्तर प्रदेश की प्रशासन फेल हो चुकी है। इसलिए फेल हो चुकी है, सिर्फ 14 दिन क्वारंटाइन होता है। आपको ये फेल्योर नजर आ रहा है कि कोटा के छात्र सकुशल वापस लौट आए, आज बच्चों को दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर फंसे मजदूरों को घर पहुंचा दिया गया। कोई कैबिनेट मंत्री, हरीश श्रीवास्तव जी, श्रीमान जी, राम मोहन वर्मा जी, मेरी बातों को हो जाने दीजिए। आज सरकार का कोई भी कैबिनेट मंत्री अगर बच्चों के दूध के लिए पैरवी करता, दवा के लिए पैरवी करता तो अच्छा लगता। सरकार का कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश का सरकार का कैबिनेट मंत्री बनारस के अंदर शराब के ठेकेदारों को, शराब के कालाबाजारियों को छुड़ाने हरीश श्रीवास्तव जी है। और भाजपा का यूथ का जिला अध्यक्ष पकड़ा जाता है, शराब के कालाबाजारी में पकड़ा जाता है। और तो पकड़ भी तो यही पुलिस रही है कि समाजवादी पार्टी की पुलिस है अलग से नहीं होंगे, उनका थर्मल स्कैनिंग कर देने से नहीं होगा। ठीक है, उनके परिवार को भी वो अगर आएंगे तो अपने साथ साथ अपने परिवार का ठीक। हरीश श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ। हरीश श्रीवास्तव जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। श्रीवास्तव जी बोलिए। काम करें, उनकी पूरी जांच कराएं, तब उनको वहां से निकाला जाए। राम मोहन जी जी, देखिए, कुछ लोग तो नकारात्मकता के सिंड्रोम से पीड़ित हैं। उनको हर बात में नकारात्मकता नजर आती है। पूरी दुनिया जिन स्टेप्स की माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रही है,
उसमें उसमें कोई सकारात्मक सहयोग करने के बजाय कुछ राजनीतिक दल केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तरह तरह के भ्रामक बातें करते हैं और एक नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। जबकि आप ये देखिए कि ये जो समस्या है इतने बड़े स्केल पे है, उतने बड़े स्केल पे सारे संसाधनों की व्यवस्था करना, जो क्वारंटाइन सेंटर अब तक जो बनाए गए हैं वो 6 लाख लोगों के रखने की क्षमता के हैं, उसको एक्सपैंड करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख लोगों की क्षमता बैठा हुआ है, उससे पैसा लिया जा रहा है और सरकार बोलती है फ्री में भेजा जा रहा है। पहले हरीश जी की बात सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। आप केवल भाषण करने से काम नहीं होता, और जहां तक उनकी व्यवस्था करना। कैबिनेट मंत्री भाजपा का युवा का अध्यक्ष जिले का उद्देश्य शराब के काला बाजारी में पकड़ा जाता है। आज बच्चों को दूध नहीं मिला, उसमें कैबिनेट मंत्री भाजपा के लोगों का बयान नहीं आ रहा है। 1 मिनट मिश्रा जी, आपकी बात हो गई है, पॉइंट आप रख चुके हैं। हरीश जी से बात सुन लीजिए। समाजवादी काम कर रहे हैं, केवल आलोचना करने से सब चीज काम नहीं होता। आप आलोचना करना जानते हैं। एक एक करके अपनी बारी पे बोलेंगे तो सबकी आवाज भी जाएगी और चीजें क्रिस्टल क्लियर जनता तक पहुंचेंगी। आप अपनी बात रख चुके हैं संदीप मिश्रा जी। एक छोटा सा मैं ब्रेक यहाँ पे ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा ब्रेक है। अशोक कटारिया जी भी हमारे साथ हैं, हरीश जी भी आप हमारे साथ। पूरा हुआ, फिर उनको उनके राशन की किट और पैसे के साथ सरकार ने उनके गांव घर भेजा। और ये बात जरूर दुखद है कि बहुत सारे जो मजदूर हैं जिनको ये सूचनाएं प्रॉपर नहीं मिल पाई कि सरकार उनके लाने की व्यवस्था कर रही है, वो पैदल या व्यग्रता में जैसे कहें, ये दुखद है, ये पीड़ा देने वाली। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी अपील किया कि हम आपको सबको एक एक को ले आएंगे। और जहां तक बात है कि लॉकडाउन कब घोषित करना था, कब नहीं करना था, हम तो अपनी जगह यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, या थानों के जिम्मे लगा दिया जाए, प्रशासनिक अधिकारी के जिम्मे, वहां के जिलों के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि केवल एक कार्य नहीं है, उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको प्रशासन हैंडल करता है। और आप ये देखिए कि इतनी सफलतापूर्वक अब तक उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में जिस तरह से इसको कंटेन करने का प्रयास काफी सफल रहा, और 500 से ऊपर अभी तक इससे ग्रस्त लोग, पीड़ित लोग ठीक होके वापस घर जा चुके। तो ऐसे में लगातार आलोचना जो लोग करते हैं, उनको मैं यही केवल कह सकता हूं कि आप इसके बजाय अगर सकारात्मक दृष्टि से काम करिए, सकारात्मक दृष्टि से काम होना चाहिए। अशोक कटारिया जी हमारे साथ। कटारिया साहब, एक प्रश्न जो है वो विपक्ष की तरफ से भी उठाया जा रहा है, और पीएल पुनिया जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि क्यों नहीं स्पेशल ट्रेन चला देते। आपके विभाग पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और गुजरात जैसे जो दूर के राज्य हैं या महाराष्ट्र है, वहां से स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा सकती है, या सब कुछ परिवहन विभाग ही संभालेगा? देखिए, अभी तक जो हो रहा है वो आपको बताया जा रहा है जी, और मैं मानता हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी, जो आवश्यकता अनुभव होगी वो किया जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, खेत, किसान, खलियान, नौजवान, व्यापारी, स्त्री, पुरुष, नर, नारी, चारों तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सार्वजनिक प्रशंसा हो रही है। चारों तरफ उनके बारे में अच्छा अच्छा कहा जा रहा है कि उन्होंने जितने तरीके से हैंडल किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में सारा हिंदुस्तान एकजुट, एक दिशा, एक गति, एक मति, एक विचार, एक आचार, एकाकार हो चुका है, उनके पीछे खड़ा है हिम्मत के साथ। यानी जब देश को इस महामारी से बचाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जाग जाग कर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे कामगार आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए जरा, 1 कामगार, 2 कामगार, 4 कामगार आपको मिले जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, आप उनसे पूछिए। आज वो आ रहे हैं, जान है तो जहान है, यानी वो अपने प्रदेश में आ रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। और वो 14 दिन के क्वारंटाइन थे, जो हम हरियाणा से लेकर आए हैं, वो भी 14 दिन वहां क्वारंटाइन में रखे गए थे। उसके बाद हम उनको लेकर आ रहे हैं। दूसरा, अधिकारी
यहाँ के ACS और यहाँ के मुख्य सचिव और वहाँ के मुख्य सचिव सारे अधिकारियों के बीच में वार्ता होती है, सूची बनती है, क्वारंटाइन कितने हैं यहाँ उनकी सूची बनती है, तब वो यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग होती है, उसके बाद उनको क्वारंटाइन में 14 दिन रखा जाता है, तब उनको उनके घर भेजा जाता है। एक मुकम्मल व्यवस्था, एक पुख्ता व्यवस्था, ऐसी शानदार व्यवस्था, ऐसी अनोखी और अनूठी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। इतनी बड़ी महामारी का जितनी हिम्मत और साहस के साथ योगी सरकार मुकाबला कर रही है, कटारिया जी, वह इतने में आज तक नहीं मिला। इसलिए आलोचना करना, हीरा सिंह बिस्ट्री वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसके आगे भी तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी सरकार की, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर घर वापस आ रहे हैं। और एक और मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना पहली बार इतिहास में लागू की, राशन फॉर ऑल, यानी उसका राशन कार्ड बनाया अथवा नहीं, यह पूछा नहीं जा रहा आज उत्तर प्रदेश में। अगर किसी को राशन की जरूरत है तो उसे राशन मिलेगा उत्तर प्रदेश जी। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे उनको ढूंढ ढूंढ कर एक हजार आज प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अनुमानित 30,000 करोड़ का नुकसान है। मिल गया उसके बाद भी मोदी जी अमेरिका के अनुमानित 30,000 करोड़ का नुकसान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को होने जा रहा है। 400-500 लोगों की टीम वहां से आई और ये सवाल भी आपसे पूछा जा रहा है। एक सेकंड हीरा सिंह बिष्ट जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। केवल मोदी जी सर्वश्रेष्ठ है, मोदी से ताली बजा दी, ताली बजाकर आप कोरोना का स्वागत करना चाह रहे थे क्या? हीरा सिंह बिष्ट जी, मैं लौट के आ रहा हूं आपके पास। अशोक कटारिया जी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके आगे भी इंतजाम करना पड़ेगा आप, क्योंकि इतने सारे मजदूर अगर घर आ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था उनकी कैसे चलेगी? लड़ने के लिए सुविधाएं चाहिए वो आपके पास है। केवल महिमा मंडन करके कि उत्तर प्रदेश सब कुछ ठीक है, अरे लाखों लोग पैदल चल के चले गए, रास्ते में भूख से दम छोड़ दिया, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। ये व्यवस्था तो सैकड़ों मील चलने के बाद आप चौके कर रहे हैं। उन प्रदेशों से क्यों नहीं आप कहते कि व्यवस्था करिए आदेश तक? क्यों नहीं, जैसे हमारे साथी ने कहा रेलवे व्यवस्था क्यों नहीं करते थे गुजरात जैसी जगह को लाने के लिए? आप तो और बीमारी को नियंत्रित कर रहे हैं। इसकी दूरदृष्टि से इसके कुछ निश्चित कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। अपोजिशन का भी, अपोजिशन को अगर सुझाव देता था, मजाक में उड़ा देते हैं। मोदी सब कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी? आज तक क्या नीति बनाई किसानों की? क्या नीति है मजदूरों की? क्या है जो मजदूर तड़प रहे हैं बाहर अपने स्टेट में जाना चाहते हैं? केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पर बोलता? मोदी जी, अरे किस बात की मोदी जी भाई? क्या करना चाह रहे? वो देश को कहां ले जाना चाह रहे? कोई सुझाव? आपके हमारे उत्तराखंड के अस्पतालों की दुर्दशा है, कमीशन खोरी में पैसा जा रहा, फिजूल खर्ची में जा रहा, उसको नहीं देख रहे आप। आपने और मजदूर कर्मचारियों का डीए बंद कर दिया कि नहीं मिलेगा मार्च अप्रैल तक आकर डीए बंद। ये अच्छी बात है, सारी बातें मजदूरों पर पड़ रही। 12 करोड़ से अधिक मजदूर बेरोजगार कर दिए देश में, उसके बाद भी प्रधानमंत्री को बोलने को तैयार नहीं है। आप ये बताइए हीरा सिंह बिष्ट जी, रीति नीति नहीं है, इस परिस्थिति में क्या करेंगे? इस परिस्थिति में मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं, सारा भार किसान, केवल आप आलोचना करेंगे कि सुझाव भी देंगे? सुझाव नहीं लेना चाहता। जब कोई दूसरे व्यक्ति से आप टच करने से डर रहे हैं, क्या होगा? हीरा सिंह बिष्ट जी, केवल आप बसों में भर कर लिया है, काम पूरा हो गया। हीरा सिंह बिष्ट जी, आप ये बताइए, जब संकट इतना गहरा है डिस्कस करो कि एक दूसरे के टच में नहीं आ सकते, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया नहीं जा सकता, कौन व्यक्ति पॉजिटिव है कौन व्यक्ति नेगेटिव है, इसकी जांच में समय लगेगा, तब ऐसे वक्त में लोगों को अगर एक जगह पे न रोकें तो फिर क्या विकल्प था इन 20-25 दिन में, 30 दिन में? उन स्टेटों से संपर्क करते ना, एक ही पार्टी की सरकार है, फिर भी गुजरात से क्यों इतना मजदूर क्यों स्टेशनों पे इकट्ठा और भाग रहा? क्यों उनमें दहशत है? एक उनमें कि ये एक भय का वातावरण किसने पैदा किया? एकदम आपने लॉकडाउन कर दिया पूरे देश में, थोड़ा समय दे देते, लोग अपने घरों को चले जाते, या वहां की सरकारों को जिम्मेदारी दे, सरकार केंद्र सरकार खर्चा दे उनको, जिनकी रहने की व्यवस्था करिए, जहां रोजगार और जितने लोग घर आके वो अपने घर में इधर से उधर हुए, उनकी वजह से तो ये इतने हॉटस्पॉट बढ़ गए। दृष्टिकोण कुछ नहीं है, केवल ये जो लॉकडाउन से पहले इतने लोग इधर से उधर गए हैं, ये हॉटस्पॉट उन्हीं की वजह से बढ़े हैं। के बारे में, बीमारियों के बारे में, उनकी कीमत के बारे में हरीश जी कुछ कह रहे हैं। हरीश, जो भी सुविधाएं हैं लेकिन उस पर सरकार गंभीर नहीं है, केंद्र सरकार ही नहीं है तो राज्य सरकार की होगी। जो बनारस से भाग रहे, क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहे, उससे हॉटस्पॉट नहीं पड़ेंगे।
तो पूरे देश में आवागमन के संसाधनों पे अफरा तफरी मच जाती जी। और लोग इतने व्यग्र होकर के भागने लगते कि वो रेलगाड़ी हो, बस हो, लोगों की व्यवस्था करना कठिन हो जाता। तो हीरा सिंह जी को भी इन सब परिस्थितियों को समझना चाहिए कि अगर इस तरह से पहले अनाउंस किया जाता तो सब लोग अपने अपने घर पहुंचने के लिए इतने उतावले होते कि किसको उनको संभालना मुश्किल हो जाता, वो एक और बड़ी कठिन परिस्थिति पैदा होती। और ये संक्रमण तो लोगों को एक स्पर्श से ही पहुंच रहा था। जी ठीक है प्रताप। तो उसमें ट्रेनों में, बसों में, उस भीड़ में वो डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होती? तो ये लोग जो केवल आलोचना कर रहे हैं, जो इसकी कहना बहुत सरल है, कई बातों को उनको एग्जीक्यूट करना उतना ही कठिन है। प्रताप चंद्र जी, भविष्य का नीति तो बनाए। प्रताप चंद्र जी, लोगों की संख्या यानी जनता की आबादी और सरकारी मुलाजिमों की संख्या, इसके अनुपात को जब आप देखें और ऐसे हालात हो, नियंत्रित करना और ये करना, ये कहना सरल है और उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही कठिन है। जैसे आप शुरुआत में भी कह रहे थे कि जैन साहब की ये बहुत बड़ा काम है इसको करना। आपको लगता है कि ये काम इतना सरल है जितना हीरा सिंह बिष्ट जी कह रहे हैं कि अलाउ कर दीजिए उस वक्त में लोगों को कि चले जाएं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा संक्रमण कोरोना जो है, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बैठे हैं, बता रहे हैं ना, इनको आलोचना के अलावा कुछ नहीं आता है। और इन्होंने, इनसे पूछिए 500-500 करोड़ रुपया जनता का चंदा लिए बैठे हैं, कितने करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फंड में या मुख्यमंत्री फंड में इन्होंने दिया है? वो जनता का पैसा था, जनता के लिए इस महामारी में कभी दिया इन्होंने? इनको बैठ करके घर पे केवल आलोचना के अलावा कुछ नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने जाना तो है नहीं ना कि मुसीबत होती क्या है। अब मैं बात करता हूं सरकार की। भाई साहब, जो इतने बड़े लेवल पे महामारी को हैंडल करता है, ये वो सरकार ही जान पाती है या लोग लगे हुए जो सरकारी लोग। हमारा देश सबसे बेहतरीन तरीके से लड़ रहा है। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों को देखा हूं, जाना नहीं हो टीवी से, मैंने देखा है और समझा है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में सबसे अच्छी व्यवस्था चल रही है और अच्छी व्यवस्था है। आज चाहे जितना आप आलोचना कर लीजिए कि हमारे पास नहीं है, अब बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप पता ही नहीं है कि हमारे देश का रेशियो 23 लोगों पे एक टेस्टिंग हो रही है। इन लोगों को आंकड़ा क्या मालूम है? इनको तो मुंह हिलाना है केवल, कि केवल चिल्लाने से मतलब है। 23 लोगों का आंकड़ा है जो कि तीसरे नंबर का वर्ल्ड पे है। सबसे पहले नंबर पे रशिया है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड पे भारत है। यानी एक कोरोना पेशेंट अगर मिलता है तो उसके सराउंडिंग में 23 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। आंकड़े उठा करके आप देख लीजिए। थोड़ी गड़बड़ी ये हो रही है मीडिया की कि मीडिया पूरे संख्या को बता रहा है, जबकि उसको एक्टिव केसेस बताने चाहिए। जैसे आज के डेट में 9,500 लोग 33,000 में से एलिमिनेट कर लीजिए तो केवल 24,000 हमारे यहाँ मरीज हैं, जिसको कि आप 33,000 बताते हैं। आप क्यों बताते हैं जब ये 9,500 लोग या तो डेथ हो गई या तो ठीक होके घर चले गए? तो आप क्यों बताते हैं उनका आंकड़ा? हमारा देश सबसे बेहतर तरीके से लड़ रहा है। हमारा देश का इम्यून सिस्टम हमारे कंट्री में लोगों का सबसे बेहतर है अन्य मुल्कों के मुकाबले। और जहां तक मजदूरों की बात है, निश्चित रूप से उन्होंने भी पेशेंस अपना रखा है और जैसे जैसे सरकारें कर पा रही हैं कर रही हैं। इतनी बड़ी कंट्री, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अपडेट कर देता हूं। मेरे सूत्रों से ये कंफर्म रिपोर्ट है कि बहुत जल्द खाड़ी के देशों से लगभग 9 लाख लोगों को इंडिया लाया जाएगा। वो भी मजदूर ही हैं, खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं क्योंकि खाड़ी देशों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि भारत सरकार इसको बहुत जल्द का मतलब विद इन वीक लेकर के खाड़ी देशों से 8-9 लाख लोगों को आएगी। ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा उस 1.5 लाख कुवैत वाले के बाद। तो कहना आसान है, इनको क्या है मुंह चला देना है कि ये खराब है वो खराब है। अच्छा क्या है ये भी तो बताओ। ये भी सवाल ये है। बिल्कुल एके जैन साहब, ये प्रश्न जरूर है कि ऐसी परिस्थिति में क्या क्या नया बेहतर किया जा सकता है। और जो कह रहे हैं प्रताप चंद्र जी, आप वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 33,000 संख्या क्यों बताते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2,000 से ज्यादा केस सामने आए, जिनमें से 500 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। तो वो संख्या शायद इसलिए हम बताते हैं ताकि लोगों को पता चले कि 1/4 25% से ज्यादा लोग सरवाइव कर रहे हैं और अच्छी तरह से ठीक होकर घर लौट रहे हैं।
एक्टिव केस करीब 1600 के आसपास उत्तर प्रदेश में हैं अभी। तो ये संख्या शायद लोगों को इस विषय में ताकत दे कि 500-600 लोग उत्तर प्रदेश में 2000 में से ठीक होकर अपने घर भी वापस लौट गए हैं। ए.के. जैन साहब, मैं ये जरूर जानना चाहता हूं क्योंकि व्यवस्थाओं की बात चल रही है, अब पुलिस के जवान भी सीमित हैं और अधिकारी भी आपके पास सीमित हैं, कर्मचारी भी सीमित हैं जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। जनता जो है करीब ये समझिए 130 करोड़ से ज्यादा जनता है जिसे आपको कंट्रोल करना है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ से ज्यादा जनता है जिसे कंट्रोल करना है। बाहरी जो राज्यों में लोग हैं उन्हें वापस आप लेके आ रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं बनाने का क्रम है, इसको इतना आसान मान के लोग चलते हैं कि देखिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या क्या चूक हो गई। जैन साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी जी बोलिए आप। हाँ, नहीं, आपकी आवाज बीच बीच में कट के आ रही थी। देखिए, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, लॉकडाउन का निर्णय एक बहुत ही साहसिक निर्णय होता है जो देश के स्तर पे लिया गया। जब तक कि 500 केसेस पे जब कंट्री पहुंचा है तो लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया। इसके पहले लॉकडाउन को डिक्लेयर करना पब्लिक की भी समझ के बाहर होता कि पूरा नेशन में लॉकडाउन क्यों डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 2, ये कहना कि इसमें लापरवाही हुई और कई दिन का समय देना चाहिए था। कई दिन का समय अगर दिया जाता, मजदूरों को, छात्रों को, सबको, करोड़ों की संख्या में इधर से उधर मूवमेंट शुरू हो जाता, जो कि हमारा कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता था। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब खत्म हो जाती। एक ट्रेन में मैक्सिमम 1500 से 2000 लोग चल सकते हैं। कितनी आप स्पेशल ट्रेन गुजरात से चला देंगे यूपी के लिए? ट्रैक्स वही हैं आपके पास। देखिए, इसमें आलोचना किसी की भी कोई कर दी जाए, मैंने भी सरकार की कार्यप्रणाली को निकट से देखा है। अधिकारी दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, जो उनके बस में है, जितना भी वो समझ पाते हैं, दिन रात इसमें लगे हुए हैं और हर कोई इसमें प्रयत्नशील है कि इसको जितना काबू में रखा जा सके। देखिए, प्रदेश की आबादी करीब 23 करोड़ है, 2000 केसेस हैं जिसमें 500 करीब ठीक हो गए, 36 या 38 डेथ्स हैं। ये बहुत कमेंडेबल है, बहुत ही सराहनीय है। यूपी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि यूपी में इसका स्प्रेड ज़्यादा नहीं हुआ है, ये 3rd फेज में नहीं जा पाया है और उसको कंटेन किया जा रहा है। हॉट स्पॉट्स को बड़ी सख्ती से मैनेज किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक इतने समय तक रोकना पुलिस के लिए ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा दुरूह कार्य है। ये फोटो छप जाती है कि यहाँ पे उठक बैठक लगवा दी, यहाँ ये करा दिया, ये एक्सेप्शंस हैं, पर सख्ती की जा रही है। बैरियर्स लगाए गए हैं। बहुत से कर्मचारी पुलिस के आप देखेंगे बिना मास्क लगाए हुए, बिना ग्लव्स पहने हुए, बिना पीपीई किट के वो सब वहां पे खड़े हैं चौराहों पे, और इसी वजह से उनमें से बहुत से संक्रमित भी हो जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें देखना चाहिए, हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। सारे राजनीतिक दलों से मैं अपेक्षा करूंगा, सारी पब्लिक से अपेक्षा करूंगा कि अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकें वो करें। हर का फर्ज बनता है कि इस महामारी में जिससे कि देश जिससे गुजर रहा है, हमारे देश की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत बहुत अच्छी है और हमें इसके लिए साधुवाद देना चाहिए सरकारों को, और उनके हाथ मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हम जितना लोगों को मोटिवेट कर सकें, जितना लोगों को समझा सकें, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर सकें, जो हम अपने लेवल से हमें बन सके हमें करना चाहिए। और इसमें हमें अनावश्यक आलोचना का समय नहीं है, पूरे देश को एकजुट खड़ा होना चाहिए, जैसे कि चाइना वॉर में था, पाकिस्तान वॉर में था। बिल्कुल। संदीप मिश्रा जी, ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी की भूमिका सिर्फ ये कहने की है कि ये गलतियां हो रही हैं, ये चूक हो रही है? आप देखिए ना कि अगर आप भी सरकार में होते तो अधिकारी तो आपके नीचे भी यही काम करते जो इस वक्त कर रहे हैं। थोड़ी बहुत भूमिका 19-20 की हो जाती, आप अपने चीफ सेक्रेटरी या दूसरे अधिकारी कुछ बदल सकते थे। तैनाती आपको नहीं करनी पड़ती। जो झांसी का डीएम है वो हो सकता है वाराणसी का होता, जो वाराणसी का है वो हो सकता है झांसी का होता। इसके अतिरिक्त और क्या होता है? करना इन्हीं अधिकारियों को है, इन्हीं पुलिसकर्मियों को है जो इस वक्त कर रहे हैं।
आपको लग रहा है कि क्या ऐसी बड़ी चूक है जिसको लेकर आप इतने परेशान नजर आते हैं? देखिए, बार बार आपके चैनल से बोला जा रहा है कि आलोचना करना, विपक्ष में आलोचना करना। समाजवादी पार्टी, सुनिए एक मिनट, समाजवादी पार्टी देश की जनता के साथ थी और देश की जनता सरकार के साथ थी। देश की जनता, विपक्ष के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, सारे लोग देश की सरकार, देश की जनता के साथ था। कोई आलोचना नहीं। आज 40 दिन हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा कोई सरकार की आलोचना नहीं की। अगर बस उन्हें बताया गया कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता। आज हम भी बोले कि अगर ये 40 दिन लेट हुआ, एक गलत हुआ, ये अगर पहले हो जाता तो अच्छा होता। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पहले बंद हो जाती तो कोरोना के पेशेंट शायद हमारे यहाँ नहीं आते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का एक सवाल था, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने पूछा था कि पहल कोरोना हमारे देश में आया कहां से? पहल हमारे देश में कोरोना आया कहां से? तो ये तो जब थर्मल स्कैनिंग के भरोसे सारे देश के लोगों को, सारे मजदूरों के लोगों को घर भेजा जा रहा है, तो एयरपोर्ट्स पे थर्मल स्कैनिंग भी हुआ था। उसके बाद हमारे देश में कोरोना आया कहां से? तो इसी तरह थर्मल स्कैनिंग करके लोगों को उनके घर तक भेजा जा रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके सर आप समझ ही नहीं रहे हैं। परिवहन मंत्री हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। परिवहन मंत्री क्या बोलेंगे? क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। परिवहन मंत्री 6 लाख लोगों के रखने का इंतजाम कर दिया गया है। सरकार फेल हो चुकी है। जो मजदूर हरियाणा से आए उन्हें भी पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। अगर बनारस का, जब वो अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर रहे हैं तब वापस घर जा रहे हैं। बनारस का मजदूर हरियाणा जाना चाहता है तो किससे संपर्क करेगा? और बनारस का मजदूर अगर हरियाणा जाना चाहता है या हरियाणा का मजदूर बनारस आना चाहता है तो किससे संपर्क करेगा? नीचे आप देख नहीं रहे हैं, सरकार की तरफ से नंबर जारी किए गए हैं किसी से संपर्क और नीचे हम फ्लैश भी कर रहे हैं कि गुजरात का उठाए जा रहे हैं। योगी जी बहुत अति संवेदनशील गुजरात में फंसे हुए मजदूर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आने के लिए मजदूर कौन से नंबर पर संपर्क करें? आप चीजों को थोड़ा देखिए, या जो लिस्ट जारी हो रही है वो भी देखिए। अशोक कटारिया जी, देश की जनता, समाजवादी पार्टी देश की जनता के साथ है। ठीक, देश की जनता इसमें सरकार का साथ दे रही है, इसलिए दे रही है। अशोक कटारिया जी, पहले आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि मजदूर क्यों नहीं ला रहे हैं, अब जब ला रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि मैं फिर बोल रहा हूं, ये देरी हो गई आपसे। प्रदेश की इनकी मशीनरी, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इनकी जो आलोचना की दृष्टि है, ये जनता ने इनको घर बैठाया सिर्फ इसलिए, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इनको जनता ने सिर्फ इसलिए घर बैठा दिया है कि ये निगेटिव लोग हैं, ये नकारात्मक बातें करते हैं। अरे जिस समय सारा हिंदुस्तान एकजुट है, एक मुट्ठी है, एक दिशा में है, जब सारा उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता योगी जी के कामों की सराहना कर रही है, तब ये आलोचना कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो आज मध्य प्रदेश से हमारे श्रमिक आ रहे हैं उनको उनके घर भेजेंगे। वो पहले वहां क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन से उनकी सूची बनकर जिले के अंदर उस प्रदेश में जो नोडल अधिकारी हैं उनकी सूची बना रहे हैं और उसके बाद वो आ रहे हैं। और जब वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तब वो वहां उनको राशन भी दिया जाएगा, प्रत्येक को एक राशन दिया जाएगा, यानी ताकि वो अपने घर में पहुंचे और राशन के लिए उन्हें चिंता ना करनी पड़े। इस तरह का काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ नहीं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए रात दिन एक कर रखा है, और फिर भी आलोचना करने की शर्म आनी चाहिए इनको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास इतना ही है। कटारिया साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ी बात यही है, उन मजदूरों से विशेष रूप से ये अपील है, जो मजदूर अभी भी घर वापस जाना चाहते हैं तो वो या तो सरकार से संपर्क करें, जो नंबर हमने फ्लैश किए हैं, दिखाए हैं, उन पर संपर्क करें। पैदल बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि हो सकता है कि बॉर्डर पर, जब आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंच जाएं, आपको लगेगा कि अपना प्रदेश आ गया, वहां पर आपको दिक्कत होगी। क्योंकि अगर व्यवस्था के अनुरूप आप जाएंगे तो एक तो आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, शारीरिक कष्ट कम होगा, और दूसरा ये कि बॉर्डर पर आपको परेशान नहीं होना होगा। वहां पर व्यवस्था जो सरकार की तरफ से बनाई जा रही है उसको फॉलो करेंगे तो आपके हित में रहेगा। इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।